उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 29 जनवरी की न्यूज़ को कवर करेंगे। उससे पहले हमने 28 जनवरी को जो क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये मैं ना ईयर डालना इधर भूल गया हूँ। ये शायद 2014 का क्वेश्चन है या फिर 18 का है, मुझे याद नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं हम पहले क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें रीजन पूछा गया है और उसकी कंट्री पूछेगी कि ये रीजन कौन से कंट्री में आता है। देखिए जो पहले दो ऑप्शन थे ना वो एक्चुअली थोड़े से हार्ड थे कि हो सकता है आपको उस वक्त ही ना पता हो। अभी तो PYQ में आ गया है तो हमने पढ़ लिया, हो सकता है, बट उस वक्त पेपर में बैठे बैठे ये करना थोड़ा हार्ड था। फिर भी देयर वॉज वन ट्रिक जिससे हम इजीली कर पाते थे। देखिए आप तीसरा ऑप्शन देखिए, स्वात वैली इन इराक। अगर सिर्फ आपको ये पता होता ना तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाता। कैसे? अभी देखो, जब भी हम इंडिया का मैप पढ़ते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया वो सब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ही स्वात वैली आती है, पाकिस्तान की एरिया में आती है। फॉर एग्जांपल ये जम्मू का मैप है, ठीक है, हम यहाँ पे जब जाएंगे ना, यहाँ पे ही स्वात वैली है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, पर उसके बाजू में है। आप अगर थोड़ा भी अपने मैप से अगर पढ़े हुए हो जूम करके या फिर बाहर से ही, तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा कि अच्छा भाई यहाँ पे स्वात डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट का नाम है स्वात। आपको हल्का सा भी उसके बारे में आइडिया होता कि हाँ भाई स्वात तो पाकिस्तान के अंदर आता है, तो आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाते, क्योंकि तीसरा कैंसिल हो जाता। ठीक है, तीसरा जैसे ही कैंसिल हुआ वैसे ही हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया। इवन व्हेन हमें ये चेंचिया पता है या फिर दारफूर पता है या नहीं पता है, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो इन शॉर्ट UPSC ने पूछा, ऐसे ही नहीं पूछा था। उनको पता है कि हाँ भाई ये बाजू में ही आता है, तो पॉसिबल है कि किसी ने देखा हो। ऊपर से उस टाइम पे ना शायद वहाँ पे फ्लड भी आया था, मतलब करंट अफेयर के टाइम पे वहाँ पे फ्लड भी आया था, तो इसलिए वो पता होना ज़रूरी भी था। तो ठीक है, चलो इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। दूसरा, अभी इसमें सही क्या क्या है, तो ऑफ कोर्स चेंचिया फेडरेशन रशिया का सही है। और फिर जो दारफूर है वो तो हमने कल ही देखा, ये कहाँ पे पड़ता है, ये सूडान में पड़ता है। जो सूडान का मैप है, ठीक है, उसके इस एरिया में पड़ता है अपना दारफूर रीजन। और सूडान के ऊपर भी क्या पड़ता है, तो यहाँ पे अपना पड़ता है रेड सी। ओके, चलिए अभी देखते हैं। अभी देखो ऐसे क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, तो अभी के लिए यहाँ पे रिलेटेड इसके आजू बाजू जो भी लोकेशन है वो हमें पढ़ लेना है, क्योंकि कब UPSC पूछ ले हमें पता नहीं चलेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि हमें करना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ कि 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि रिवर्स बतानी है और ये कौन से सी में फ्लो करती है वो बताना है। ओके, अभी पॉसिबल है कि उस वक्त पे आपने वोल्गा न पढ़ी हो या फिर आपको न पता हो जाम्बेजी, मतलब डजेंट मैटर, आपको इन शॉर्ट पता नहीं है, बट अगर आपने PYQ ध्यान से किए हैं तो आपको डेफिनेटली पता होता। क्यों? क्योंकि भाई 2018 में पूछा गया था इंडियन ओशन के ऊपर क्वेश्चन क्या था कि बैरन आइलैंड कहाँ पे पड़ता है। अभी देखो बैरन आइलैंड से आप बोलोगे कि यार ये तो इंडियन ओशन के राइट साइड बाजू आ गया, क्योंकि अंडमान निकोबार साइड पड़ता है ये। पर अगर इंडियन ओशन हमें PYQ में पूछा गया है तो हमारा फ़र्ज़ क्या होता है कि पूरे के पूरे इंडियन ओशन में जो कुछ भी आता है उसको थोड़ा सा हम ध्यान से देख लें। हम जब भी देखते हैं अपने करंट अफेयर में, हम पूरा इंडियन ओशन पढ़ते हैं जब जब न्यूज़ में आता है तब, ठीक है, तो सेम उस वक्त भी अगर आपने पढ़ लिया होता तो आपको पता चल जाता कि हाँ भाई जाम्बेजी इंडियन ओशन के अंदर आती है। जाम्बेजी अपना क्या है, तो जिम्बाब्वे आपने सुना होगा, ठीक है, जाम्बिया जिम्बाब्वे उस एरिया से निकलते हुए इंडियन ओशन में मिल जाती है। जो अपना मोजाम्बिक चैनल है, ठीक है, मेडागास्कर के बीच में, और यहाँ पे रहने दो, ये अपना अफ्रीका हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये मेडागास्कर, यहाँ पे बीच में जो चैनल है वो मोजाम्बिक है, इस एरिया में मिल जाती है। ओके, तो 2018 का क्वेश्चन इंडियन ओशन से आप जाम्बेजी टिक कर सकते थे। फिर दूसरा कास्पियन सी की बात कर रहे हैं, तो अगेन 2019 में ही उन्होंने पूछा था, मतलब वहाँ पे तब देखा था कि भाई बॉर्डरिंग स्टेट्स और अपना ओशन, सॉरी ओशन क्या, सी को कौन कौन से अलग अलग सी थे भाई। कास्पियन सी था, एड्रियाटिक सी था, फिर आयरिश सी था, ठीक है, बहुत कुछ थे। तो अगर उस वक्त भी आप 2019 में भी अगर पढ़ते जाते कि हाँ भाई कास्पियन सी हमने पढ़ लिया है, क्योंकि 2019 में ऑलरेडी कास्पियन सी के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो हम कास्पियन सी पढ़ लेते हैं, तो देयर इज़ हाई चांसेस कि आप इसको सही कर लेते। इस नीचे वाले को, सॉरी हाँ, आयरिश नहीं, कास्पियन सी वाले को सही कर लेते, क्योंकि कास्पियन सी में वोल्गा फॉल करती है, ठीक है। और ये रहे ऊपर वाले दो, तो भाई मैकोंग तो हमने कल ही देखा, वो साउथ चाइना सी एरिया में पड़ती है। और जो थेम्स है, वो थेम्स नदी किसकी है, लंदन की नदी है, हमने पता है ना, वो फेमस वो मूवी है अक्षय कुमार का, वहाँ पे भी बोलते हैं कि भाई थेम्स लंदन में फेमस है। ओके, गॉट इट। तो इन शॉर्ट मेरा आपको समझाने का मतलब क्या है कि जो भी पिछले साल के हमारे पेपर हैं,
ठीक है, उसमें जो जो चीज़ें पूछी गई है उसको डिटेल में आपको स्टडी करना है, उसके आपको डिटेल में नोट्स बनाने हैं। देयर इज़ हाई चांसेस कि जो भी आपका पेपर होगा ना, उससे जियोग्राफी से, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे, लिख के ले लीजिए, होंगे ही। बट हाँ, वो नहीं है कि उठा के सेम का सेम पूछ लेंगे, नहीं, उससे अंदर से पूछेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि कैस्पियन सी के पूछा, और फिर यहाँ पे देखो कैस्पियन सी की पहले बॉर्डरिंग स्टेट पूछा था, और यहाँ पे क्या पूछा, तो रिवर पूछ लिया। तो ऐसे उल्टा सुल्टा पूछ सकते हैं। जैसे देखो आइरिस सी 2020 में क्वेश्चन था, ठीक है, उसके बाद भी हालांकि उस रीजन के क्वेश्चन आ गए हैं, बट ऐसे ही बता रहा हूँ कि 2020 में क्वेश्चन था आइरिस सी के ऊपर। अभी अभी 2014 में हमें क्वेश्चन किसके ऊपर आया, नॉर्थ सी के ऊपर आया क्वेश्चन। अगर आपने आइरिस सी ढंग से किया है ना PYQ देख के, तो यकीन मानिए नॉर्थ सी आप कर लेते, क्योंकि आइरिस सी नॉर्थ सी के एकदम ही बाजू में पड़ता है। मतलब कि ये अगर आपका नॉर्थ सी है तो ये यहाँ पे आइरिस सी है, आप डेफिनेटली कर लेते। दोनों यूके से बॉर्डर बनाते हैं, मतलब यहाँ पे यूके है, यहाँ पे आयरलैंड है, ये वाला बीच वाला एरिया है वो आइरिस सी, और यहाँ पे जो एरिया है वो नॉर्थ सी, तो आप डेफिनेटली कर लेते। इन शॉर्ट आपको PYQ जो पूछे गए हैं उसको ध्यान से करना है, दैट्स इट। क्योंकि रिपीटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला हुआ था, मैं दिखाना ही भूल गया कि ये देखो, ये जो क्वेश्चन में बोला ना कि इंडियन ओशन का, ये बैरन आइलैंड के ऊपर पूछा गया था। हम अगर ठीक से कर लेते तो डेफिनेटली कर पाते। फिर देखिए नीचे वाला भी देखिए, NPCI के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक, ये सॉल्व तो हो गया, ठीक है आपका, कि भाई पहले 2 गलत हैं और आखिरी के 2 सही हैं। फिर भीम के ऊपर, सॉरी NPCI के ऊपर नहीं, क्या बोला गया था कि भाई भीम अलाउ करता है यूज़र को टू ट्रांसफ़र मनी टू एनीवन विथ UPI एनेबल बैंक अकाउंट। देखो ये 2018 का क्वेश्चन है, अभी के लिए तो ये सबको आता है क्योंकि सब यूज़ करते हैं, बट उस वक्त ये नई चीज़ थी, तो थोड़ा सा हार्ड था ये आना, कि आपको सब कुछ पता है या नहीं पता है। हार्ड तो नहीं बोलूँगा, ईजी ही था, बट फिर भी। और फिर लास्ट में क्या बोला गया कि भाई चिप पिन डेबिट कार्ड होते हैं, उसमें 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जबकि अपना भीम ऐप है वहाँ पे ओनली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। अभी समझ लीजिए वहाँ पे आप बैठे हो, उधर आपको नहीं पता है, पॉसिबिलिटी है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा अगर उन्होंने क्वेश्चन नहीं देखे हुए हैं, बट फिर भी इसको आप बेसिक नॉलेज से कर सकते थे। कैसे, आप खुद सोचिए कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, और वो नई टेक्नोलॉजी होगी, वो ज़्यादा सिक्योर होगी या फिर ज़्यादा ख़राब होगी, ज़्यादा सिक्योर होगी, राइट। तो जो ऑथेंटिकेशन के लेवल होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए या बुरे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। और यहाँ पे ऐसे ही बोल दिया कि भाई यहाँ पे 4 फैक्टर, यहाँ पे 2 फैक्टर, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते थे कि भाई ये अगर टेक्नोलॉजी नहीं है ना तो पुरानी से तो ये बेटर होनी चाहिए, तो इसलिए हम इसको गलत कर सकते थे, और एक्चुअली गलत भी था ये। ओके, तो चलिए ओनली 1 आ गया। और देखो ये क्वेश्चन क्यों आया था 2018 में, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, तो ऑलरेडी UPI के बेस से 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। वो इजी था कि ये UPI इंटरफेस जो है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है UPI, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसका आंसर ये था, मोबाइल वॉलेट विल नॉट नेसेसरी। यस, हम UPI यूज़ करते तो हम वॉलेट में पैसा डालना पड़ता है, नहीं डालना पड़ता है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट है। तो UPI के ऊपर 17 में क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप होलिस्टिकली UPI को पढ़ के जाते तो ये क्या पॉसिबल था कि ये क्वेश्चन आपको 2018 में ना आता। इट वॉज क्लोज टू इम्पॉसिबल। तो इन शॉर्ट मेरा कहना यही है कि PYQ को ध्यान से पढ़ो, उसमें जो पूछा गया है उसको ध्यान से पढ़ो। मैं आपको रोज़ दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट रोज़, कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे कैसे लिंकेजेस बन रहे हैं PYQ से। ओके, लास्ट क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये 5 मेंबर बॉडी है। फिर अरे सही मत करो, क्योंकि यहाँ पे बॉडी बताई नहीं गई है कितने मेंबर की बॉडी है, ठीक है। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं। अभी के लिए 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट गलत, और जैसे ही पहला गलत तो नीचे हम गलत कर देते हैं। दूसरा बोला गया है कि भाई इलेक्शन का शेड्यूल सब डिसाइड करना वो किसका काम है, तो होम मिनिस्ट्री का काम है। ऑफकोर्स नॉट, तो हमने इलेक्शन कमीशन बनाया ही क्यों है, राइट। तो इसीलिए इसको गलत कर दीजिए भाई। आपको नाम से भी पता चल जाता है कि भाई इसका नाम अगर इलेक्शन कमीशन है तो ये शेड्यूल वो सब वही डिसाइड कर रहा होगा। तो भाई सेकंड भी जैसे ही हम गलत करते हैं। तीसरा मुझे पढ़ना ही नहीं है, तीसरा सही ही होगा, पढ़ना ही नहीं, उधर क्यों टाइम वेस्ट करूँ भाई मेरा, मुझे ये पता है तो। और इवन आप ना डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन करते ना तो भी आ जाता है कि डायरेक्ट मैंने सेकंड देखा तो सारे सेकंड को गलत कर दिया, बात खत्म, डायरेक्ट तीसरे में आ जाइए। ओके, और जब आप आंसर देने जाओ ना तो पहले ऐसे 1 सेकंड के लिए सिर्फ ऑप्शन देख लो कि अच्छा 2 सब में है, तो पहले 2 पढ़ लेते हैं भाई, तो आपका टाइम बच जाएगा। ऐसा आप कर सकते हो। इन शॉर्ट ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही करो, वरना ऐसा मत करना कि ऑप्शन देखने में हम टाइम बगाड़ रहे हैं। और ना मैं सोच रहा हूँ अब से प्रीलिम्स तक हमारी अप्रोच यही रहेगी कि हम अभी मेंस के क्वेश्चन के ज़्यादा प्रीलिम्स के क्वेश्चन पे फोकस करें, क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक आ रही है, राइट। और हम अप्रॉक्सीमेटली 4-5 महीने से तो मेंस का क्वेश्चन हर रोज़ कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं ही करेंगे, बट ऐसा सोच रहा हूँ। आप मुझे अपना ओपिनियन बता दीजिएगा
कि क्या करना चाहिए, प्रीलिम्स के क्वेश्चन ज़्यादा ले लें या फिर मेंस का जो चल रहा है उसी के बेस पे चले। अभी देखते हैं इलेक्शन क्वेश्चन क्या था हमारा मेंस बेस की, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन हमें बताना है इन द लाइट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं क्या था और डिस्कस करना है, मतलब कुछ ज़्यादा फालतू का दिमाग भी नहीं लगाना है। ओके पूछा गया था कि भाई इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन क्या होता है, मतलब हमारा ह्यूमन का इवोल्यूशन देखे तो मतलब नॉर्मल किसी भी एक पर्सन का, तो भाई एक बर्थ उसकी होती है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े होकर मर जाते हैं, ये उसका इवोल्यूशन हो गया। प्यूरी ह्यूमन काइंड का देखे तो भाई हम पहले आदिवासी जैसे थे एकदम, मतलब जंगलों बंगलों में रहना, फूल पत्ते खाना, मार बार के किसी को खाना। अभी के लिए देखो डोमिनोज मैकडोनल्ड्स कितना इवोल्यूशन हो गया, सिर्फ खाने में नहीं हर बात में हो गया है। तो इन शॉर्ट ये इवोल्यूशन होता है, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने तो इवोल्यूशन ही ठीक से नहीं बताया गया था, एकदम मतलब बकवास, कि वो कायदे से जस्टिस कर ही नहीं रहे क्वेश्चन के साथ, बट हम ध्यान से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इवोल्यूशन हमें पूछा गया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, और उस इवोल्यूशन के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है वो हमें बताना था। ओके अभी देखो ये 10 मार्कर क्वेश्चन होता ना तो हम डायरेक्ट लिख देते कि भाई ये किया है। ये क्वेश्चन है 15 मार्कर, तो 15 मार्कर है तो थोड़ा सा घुमा के लिखेंगे, राइट। अभी देखो ये जो आंसर है ये मेरा आंसर नहीं है, ये आकांक्षा का आंसर है जो उन्होंने ग्रुप में भेजा हुआ था। तो हम उनका आंसर देखते हैं, क्योंकि मुझे उनका आंसर देखा और अच्छा लगा कि हाँ भाई ये आंसर अच्छा है, हम डिस्कस कर सकते हैं वीडियो में। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या बता दिया, इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूछा है तो इलेक्शन कमीशन बता दिया कि हाँ भाई ये इंडिया में आता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये करवाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंट्रोड्यूस उसने करवाया, उसी ने भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। देखो इंट्रोडक्शन इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बट कौन से वेज के इंट्रोडक्शन हम लिख सकते थे। सबसे पहला जैसे इन्होंने लिखा है इलेक्शन कमीशन को आपने बता दिया और उसके आर्टिकल बता दिया, उसकी डेफिनेशन बता दी, ठीक है। दूसरा आप कर सकते थे इलेक्शन कमीशन का वर्क बता दिया। भाई इलेक्शन कमीशन का वर्क क्या है, क्योंकि इन शॉर्ट आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, उसके वर्क के ऊपर ही क्वेश्चन है ना, उसका रोल क्या है वर्क के ऊपर ही पूछा गया है। तो आप वो लिख सकते थे कि भाई इलेक्शन कमीशन का वर्क क्या होता है, मतलब 1-2 लाइन में ही। फिर करंट अफेयर बेस्ड, हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो भी करंट अफेयर में कोई न्यूज़ चल रही है तो आप उसका यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। फिर दूसरा आप इलेक्शन कमीशन की भी इंपॉर्टेंस बता सकते थे, ओके। तो ये एक चॉइस हो गई। दूसरा आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो डिफाइन कर सकते थे, क्योंकि ये भी उतना ही एम्फेसिस ले रहा है अपने आंसर क्वेश्चन के अंदर, तो उसको डिफाइन कर दिया भाई, ओके। तो इतना वेज हो सकते थे। और अगेन आपको कुछ भी नहीं आता था तो क्या लिख सकते थे, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वही, बट थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश के अंदर। हम कैसे लिख सकते थे कि भाई इलेक्शन कमीशन हैज़ वर्क टायरलेसली फॉर द election process and model code of conduct of Indian election system to make it more ethical and limit its delinquencies as discussed below, ठीक है। सिर्फ अच्छी इंग्लिश लिखी और कुछ भी नहीं लिखा है तो आपका ये इंट्रोडक्शन बन जाता और वो बुरा नहीं लगेगा। मतलब आपको ओके होगा पर ये बुरा नहीं होगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके चलिए अभी आकांक्षा जी ने कैसे लिखा है उसको हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, देखो अच्छा इंट्रोडक्शन है बट थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 लाइन है। इतना भी ज़्यादा मत लिखो, 4 लाइन मैक्सिमम ठीक है। 5 चली जाती है तो दिखने में बड़ा लगता है, आपकी बड़ा हो या ना हो बट दिखने में लगेगा तो थोड़े से आपका इंप्रेशन डाउन हो जाती है। भाई चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये अच्छा किया है, देखो ऐसे जो है ना कि आर्टिकल लिखा तो ब्रैकेट में लिख दिया, जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको ब्रैकेट में और अंडरलाइन करके लिखा, ये अच्छा दिखता है। ओके फिर देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के फीचर्स बता दिए, ओके बहुत ही ग्रेट वे में बताएं। ये जैसे डायग्राम यूज़ किया है, मस्त डायग्राम है, और उसका भी ये भी डिफाइन कर दिया। जैसे मैंने बोला था कि इंट्रो में डिफाइन करो, यहाँ पर इन्होंने नीचे भी किया है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त है। क्योंकि उन्होंने जब शुरू किया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तभी डिफाइन कर दिया कि भाई बता दिया कि हाँ भाई ये उसके फीचर्स हैं, डेट, बाय इलेक्शन व जुडिशरी की भाई बातचीत को मानना, फिर प्यूनिटिव एक्शन ले सकता है। फिर छोटे छोटे में भी बता सकते थे कि भाई डेट बताना, ठीक है, पोलिंग बताना, फिर एग्जिट पोल बताना। एग्जिट पोल अभी भी हम देखते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत कुछ है, अब डजेंट मैटर, जो भी आपने लिखा वो बहुत सारे वर्क है। फिर देखो दूसरे स्टेज मतलब दूसरे पेज में ये आते हैं दूसरे स्टेज को एड्रेस करने के लिए कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे इवोल्यूशन में रोल किया है। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखा, जैसे मैंने बोला कि हमें पीछे से लेकर आगे तक ट्रेस करना होता है, वही परफेक्ट होता है। तो ये बताया कि हाँ भाई पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर
लोकसभा में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार, ठीक है बढ़िया है। फिर फॉर्मुलेशन में भी बोला कि भाई क्या क्या बात बोली गई है, मतलब ये धीरे धीरे हुआ था अगर आप पढ़ो तो। और वैसे ही इन्होंने लिखा हुआ कि भाई रिलीजियस साइन को हमने यूज़ करना बना कर दिया। फिर इवन वैसे स्लोगन्स तो आप यूज़ कर सकते हो, बट वैसे स्लोगन्स आप लिख नहीं सकते हो। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को इनकॉर्पोरेट किया, ये बहुत अच्छा बातें हैं भाई। और देखो स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, इन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक वर्ड लिख दिया, एक पॉइंट लिखा, उस पॉइंट के अंदर भी पॉइंट है। जब इस तरीके से आप लिखोगे ना, यकीन मानिए आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ओके, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, सेम है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बोला है। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ लैग कर रही है, लैग तो नहीं बोलूँगा, चलिए ठीक ही है, बट रिसेंट करंट अफेयर में एक चीज़ आई हुई है एनकोर, ठीक है। एनकोर क्या है, इसी के रिलेटेड बातचीत करता है कि भाई अभी जो भी पार्टी है उनकी सब डिटेल आपको एनकोर पे मिल सकती है, जो पब्लिक है उनके, और अपना जो इलेक्शन कमीशन है उन जो पार्टीज़ है पब्लिक है उन सबको ये जोड़ देता है एप्लीकेशन। तो दूसरी बार आप याद रखो, नहीं जानने की ज़रूरत है एनकोर काम कैसे करता है, आप सिर्फ इतना लिखिए कि इलेक्शन कमीशन ने एनकोर ला दिया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी ला दी है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, दैट्स इट। बाकी ये सब सही है। और देखो यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में इन्होंने क्या किया होगा, नॉर्मल सब बात है कि हाँ भाई सोशल मीडिया रेगुलेशन हमने लाए हैं, और लाए भी हैं, और कॉमन सेंस है ना, ऐसा लाएंगे ही हम। फिर कैंपेन रजिस्ट्रेशन करना इजी कर दिया है, ग्रीवेंस रिड्यूसल कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। और पब्लिक पार्टिसिपेशन में भी सिटीजन अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आए हैं, इलेक्शन लिटरेसी और फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम लाई हैं, ग्रेट, ठीक है। अभी ये सब बहुत ही जनरल चीज़ें हैं, बट लिखी बहुत अच्छे तरीके से गई हैं, जो कि आपके आंसर को अच्छा बना देती है। क्योंकि आप एग्ज़ाम में बैठे होगे, यकीन माने आपको सारे के सारी नॉलेज याद ही नहीं आएगी। मुझे खुद एक्सपीरियंस है, कुछ कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं आती है, और उधर टाइम लिमिट ऐसे सर पे प्रेशर होता है, तो हमें जो मतलब ईजी है ना, वही याद आएगा और वही लिखना होता है। तो उसी को हम अच्छा करते हैं जो हमारे हाथ में है, जितना रह जाता है उतना ठीक है, नहीं रहता है उतना ठीक है। और फिर कंक्लूड कर दिया कि भाई लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इन द वर्ल्ड, तो इसीलिए सेफगार्ड करने में इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, ग्रेट। यहाँ पे देखो कंक्लूजन ठीक है, बुरा नहीं है, बट हल्का सा इम्प्रूवमेंट हम कर सकते थे। यहाँ पे डेमोक्रेसी की बजाय लिखो ना कि इंडिया में जो प्रोसेस है इलेक्शन की वो सबसे लार्जेस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड है, ठीक है। और हमारे जितना इलेक्शन क्या किसी का भी बड़ा होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारे जितनी बड़ी ही कंट्री किसी की नहीं है। तो यहाँ पे वो लिखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी इलेक्शन के ऊपर था, डेमोक्रेसी के ऊपर नहीं था। सिर्फ आप एक वर्ड यूज़ कर देते ना, ये इलेक्शन, तो आपका पूरा आंसर मतलब कंक्लूजन और अच्छा हो जाता। ओके ठीक है, काफ़ी बड़ा देखो मैंने बात कर लिया है, 17 मिनट जितना हो गया है, हमारा आधा वीडियो कंप्लीट हो जाता भाई करंट का इतने में तो। बट ठीक है, ये ज़रूरी था मुझे बताना, वरना कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ करंट अफेयर्स हम नहीं पढ़ते हैं, राइट। टाइम स्टैम्पिंग में डाल दूंगा, इसलिए आपको पता चल जाएगा। चलिए अभी देखते हैं एक्चुअली करंट अफेयर हमारा 29 जनवरी का। सबसे पहला है कि आरबीआई ने अनाउंस कर दिया है मेजर्स टू इन्हेंस लिक्विडिटी कंडीशन। ओके, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी मतलब क्या, कि कितना पैसा हमारे पास है। देखो ये लिक्विडिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कैश होना, इवन आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है वो भी पैसा लिक्विड है, आपके जो यूपीआई में पड़ा हुआ है, मतलब वही चीज़ हो गई बैंक अकाउंट वाली, वो भी पैसा लिक्विड है ना, कि आप जब चाहे तब उसको यूज़ कर सकते हो। लिक्विड का मतलब ही क्या है, जो थोड़ा सा फ्री है, जो इजीली यूज़ हो सकता है। अभी मेरा घर है, क्या मैं घर बेच के तुरंत ही पैसा यूज़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, तो वो इतना लिक्विड नहीं है। तो इन शॉर्ट जो जल्दी से मैं यूज़ कर पाऊँ वो चीज़ ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है। जैसे कि मेरे हाथ में पड़ा हुआ कैश, मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा, और बैंक अकाउंट में भी कैसा पड़ा हुआ पैसा, डिमांड डिपॉजिट, मतलब सेविंग अकाउंट वाला, टाइम डिपॉजिट नहीं। ऐसा कि नहीं मैंने एफडी रखी हुई है 5 साल के लिए, तो वो कम लिक्विड हो जाएगा, ठीक है, कंपैरेटिवली। ओके, तो इसी को बढ़ाने के लिए कि लिक्विडिटी बढ़ जाए तो मेजर्स लिए हैं। कौन से मेजर्स लिए हैं? तो भाई ओपन मार्केट ऑपरेशन किए हैं, फिर वीआरआर इंट्रोड्यूस किया है, और रूपी टू डॉलर में स्वैप भी हमने ऑक्शन किए हैं। ओके, तीनों का मतलब समझ लेते हैं, बाकी तो कुछ हमारे काम का है नहीं। यहाँ ओके, यहाँ पे आ जाइए, पीछे आ जाइए। हाँ ठीक है, सबसे पहले तो ओपन मार्केट ऑपरेशन को देख लेते। देखो हम ये रैपिड रिवीजन जो ले रहे हैं उसमें भी लेने वाले हैं, पूरा का पूरा आपका मनी एंड बैंकिंग कवर करवा दूंगा, बट अभी के लिए करंट अफेयर में है तो उसको देख लेते हैं। अभी देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहाँ पे मार्केट है, मार्केट मतलब क्या है, जो नॉर्मल इंडिया की मार्केट भी बात चल रही है। अभी यहाँ पे ना ट्रेड होती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ क्या क्या हो सकती है भाई? ट्रेजरी बिल्स हो सकता है, हमने सबने ये बात कर रखी है बहुत बार, ठीक है। फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन हो सकती है, और फिर ऐसा ही कुछ, ठीक है, बहुत सारी हो सकती है, अभी इतना रखते हैं।
अभी समझ लीजिए कि जो आरबीआई है वो ये जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है सारी की सारी जो भी पड़ी हुई है उसको बोलती है कि हम इसको बाई करेंगे। बाई करेंगे उसका मतलब क्या है कि आरबीआई पैसा देगा, ठीक है, मनी देगा, और भाई किसको देगा, मार्केट में जो भी उसको होल्डर होंगे उसको, ठीक है, मार्केट में पैसा डालेगा और लेगा क्या भाई, ले लेगा सिक्योरिटीज़, क्योंकि वो खरीद रहा है ना, कोई हम चीज़ खरीदते हैं तो क्या होता है, पैसा देते हैं और वो चीज़ ले लेते हैं। अभी आरबीआई सिक्योरिटी खरीदेगा तो क्या होगा, पैसा मार्केट में डालेगा और सिक्योरिटीज़ ले लेगा जो भी पड़ी हुई होगी। ये सिक्योरिटीज़ बड़े बड़े लोगों के पास होती है, कोई बैंक है बड़ी बड़ी, कोई बड़े इन्वेस्टर्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, उनके पास पड़ी होती है, हमारे पास नहीं होती है यूजुअली। ओके, तो जब भी आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाई करता है उसका मतलब क्या है कि मनी वो देता है। मनी देता है मतलब क्या है कि लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है, और लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा हाथ में बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मतलब क्या होगा, अपनी जो मार्केट है वो भी बढ़ जाएगी। इवन अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, जैसे ही आरबीआई ने बोला दैट वी आर डूइंग ओपन मार्केट ऑपरेशन और हम उसमें बाई करेंगे, और जैसे ही बोला बाई करेंगे दूसरे दिन मार्केट ने बूम कर दिया, क्योंकि एक्सपेंशन हुआ ना, अभी किया नहीं एक्चुअली में, सिर्फ ये बात से ही ऐसा हो गया। तो जब एक्चुअली में करेंगे तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। अभी समझ लीजिए इसका ही उल्टा कर लें तो आरबीआई बोले कि हम बाई नहीं, हम कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि वो सिक्योरिटीज़ को देगा, ठीक है, देगा क्या, सिक्योरिटीज़, और वही लेगा क्या, पैसा ले लेगा, मनी ले लेगा। यहाँ पे आरबीआई डालते हैं और यहाँ पे हमारा मार्केट, और अगर ऐसा करेगा उसका मतलब क्या है, पैसा ले रहा है मतलब कि जो हमारी लिक्विडिटी है वो डाउन जाएगी और हमारी जो मार्केट में भी पैसा है, ठीक है, वो भी डाउन जाएगा। गॉट इट। तो आप ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ गए, बाय और सेल दोनों। अभी देखते हैं हम VRR क्या होता है, जो कि वहाँ पे बताया गया था, ठीक है, VRR। इसको ना हम वेरिएबल रेपो रेट या फिर वेरिएबल रेट रेपो वो भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस की वर्ड क्या है, तो है वो है वेरिएबल, ठीक है, ठीक से लिख देता हूँ यार, एक सेकंड। ये देखिए वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है, जो स्टेबल, मतलब जो वेरी करता है, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, दाएं लेफ्ट राइट हो सकता है, वेरिएबल, ठीक है, ओके। और रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि भाई जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को पैसा देगा वो रेपो रेट है। मतलब कि समझ लीजिए कि कोई एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं, HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक को पैसा चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है अभी थोड़ा, तो वो पैसा किससे लेगा, तो वो बोलेगा कि भाई आरबीआई मुझे पैसा दे दो, ठीक है। तो आरबीआई बोलेगा कि भाई मुफ्त में क्यों मैं पैसा दूँ, मैं इसके बदले लूँगा इंटरेस्ट, ठीक है। मैं अगर 10%, ये बहुत कम इंटरेस्ट होता है मतलब उनका, पर फिर भी इंटरेस्ट लेते हैं, और ये आरबीआई इंटरेस्ट लेगी, उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे, तो रेपो रेट बोलेंगे, ठीक है। तो आरबीआई जो भी पैसा बांटती है और उसमें इंटरेस्ट लेती है उसको हम बोलेंगे रेपो रेट, ओके, ठीक है। चलिए अभी ये रेपो रेट जो है ना वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या है, इधर उधर हो रहा है, मतलब जो स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आरबीआई रेपो रेट में पैसा तो दे रही है बट वो वेरी कर रहा है। वेरी किस किस चीज़ों पे करेगा, कि भाई समझ लीजिए मार्केट में वॉलेटिलिटी है, ठीक है, इन्फ्लेशन ऊपर नीचे चल रहा है, बहुत बढ़ रहा है, या फिर कुछ भी, इन शॉर्ट ऊपर नीचे मार्केट चल रही है, तो जैसे भी चल रही हो या ना चल रही हो, इन शॉर्ट कुछ भी हो, तो जो रेपो रेट है ना वो भी वेरी करेगा। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट मत समझिए, इन्फ्लेशन समझिए, ठीक है, वो इजी रहेगा। इन्फ्लेशन समझ लीजिए ऊपर जाता है, तो ये जो वेरिएबल रेपो रेट है, ठीक है, VRR, ये भी ऊपर जाएगा। और अगर इन्फ्लेशन जो ना है वो डाउन जाता है, तो जो ये VRR है वो भी डाउन जाएगा। इसलिए ये वेरिएबल है कि मार्केट के अकॉर्डिंग ये मूव करेगा। मार्केट अच्छी, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जाएगा, मार्केट डाउन जा रही है तो ये भी डाउन जाएगा। अगेन मार्केट मत यूज़ कीजिए, इन्फ्लेशन कीजिए, ठीक है, मेरे वर्ड को से मैं माफ़ी चाहूँगा, इन्फ्लेशन ही यूज़ कीजिए। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अब मार्केट भी बोल सकते हैं, इन शॉर्ट हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो भाई मार्केट ड्रिवन रेट बोल सकते हैं, ठीक है, कि मार्केट के अकॉर्डिंग ये चलता है, मार्केट ड्रिवन रेट, कि मार्केट में जो सेंटिमेंट चलेगा उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। गॉट इट, समझ गए आप, ठीक है। इन शॉर्ट एक एग्जांपल लाइव ले लें, समझ लीजिए कि अभी के लिए आरबीआई ने ये रेपो रेट में 5% का चार्ज रखा हो, कि भाई 5% पे मैं पैसा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी के लिए हमारा जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो चल रहा है 6%, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। 6 मत रखो यार, ये उल्टा हो जाएगा, 3% रखो, ठीक है। अभी समझ लीजिए कल सुबह
इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन हो जाता है 6%, तो जो रेपो रेट है ना अपना, ये वेरिएबल रेपो रेट, वो भी ये लोग बढ़ा देंगे और बोल देंगे 8% भाई, क्योंकि महंगाई से तो सस्ता मैं आपको नहीं पैसा दूंगा ना, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन से सस्ता दोगे तो हमारा ही नुकसान होगा। इसलिए हमेशा जो रेट होता है ना वो इन्फ्लेशन तो ज़्यादा रखते हैं ये। ओके, अभी समझ लीजिए इन्फ्लेशन ऊपर से कम हो गया, अभी दूसरा सिनारियो कि 3% था ना, उससे घट के ये हो गया 1%, तो ये भी क्या हो जाएगा, जो VRR अपना था वो भी वो 5 से घटा के कर देंगे कि चलो अभी ये 5 से घटा के 4% ऐश करो। ओके, तो वेरी कर रहा है, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल रेपो रेट। और ये, हाँ, ये कैसे देंगे, ये भी ना ऑक्शन से देंगे। ऑक्शन मतलब क्या, RBI बोलेगा कि भाई मैं पैसा बांटने वाला हूँ 1 लाख रुपए, किसको चाहिए, किस बैंक को चाहिए, भाई HDFC भी अपना लाइन में खड़ा हुआ है, SBI भी लाइन में खड़ा हुआ है, फिर ICICI भी खड़ा हुआ है, ठीक है। RBI बोलेगा कि जो सबसे मतलब इंटरेस्ट रेट मुझे ज़्यादा देगा उसको मैं देने को तैयार हूँ। तो भाई समझ लीजिए कि HDFC बोलता है कि भाई मैं आपको 5% पे 5% दूंगा इंटरेस्ट, ICICI बोलता है मैं भाई 6% दूंगा, SBI बोलता है कि मैं आपको 4.5% दूंगा। तो इसमें फ़ायदा किधर हो रहा है RBI का, ICICI को देगा तो फ़ायदा होगा ना कि हाँ भाई ये तो 6% देने वाला है मुझे, तो RBI ICICI बैंक को ही दे देगा, ठीक है। इसीलिए इसी चीज़ को बोलते हैं ऑक्शन बेस्ड, कि RBI ने तो बोल दिया कि मैं इतना पैसे दूंगा, अभी ऑक्शन करवा देते हैं, चलिए कि कौन मुझे कितना देने को तैयार है। ओके, समझ गए। तो VRR ऑक्शन बेस्ड होता है और मार्केट ड्रिवन रेट से ये इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अभी देखो इसी का उल्टा ना एक चीज़ होती है, वो होती है VRRR, मतलब क्या है, इन शॉर्ट सेम टू सेम मैकेनिज्म, सब सेम टू सेम, पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट मतलब कि RBI पैसा लेगी, ठीक है, किधर से, तो बैंक से पैसा लेगी, ठीक है, और इसके बदले RBI इनको इंटरेस्ट देगी, ठीक है, ठीक। और ये भी वेरी कर सकता है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होगा, ये भी ऑक्शन बेस्ड होगा, इसमें RBI पर उल्टा बोलेगी कि कौन सबसे कम इंटरेस्ट लेने को तैयार है, क्योंकि RBI दे रही है ना इंटरेस्ट, तो RBI बोलेगी कि भाई आप बोली करो, तो HDFC बोल दिया कि भाई मुझे 3% इंटरेस्ट चाहिए, ICICI बोला कि मुझे 4% इंटरेस्ट चाहिए, SBI बोला कि भाई मुझे तो 1% इंटरेस्ट चाहिए, मैं तो भी आपको पैसा दे दूंगा, मुझे बस 1% दे देना। तो RBI किसको चुनेगी, SBI को चुनेगी। सेम टू सेम जो मैंने बोला ना उल्टा, सिर्फ यहाँ पे RBI पैसा ले रही है, वहाँ पे पैसा दे रही थी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए ना, ये VRR है, यहाँ पे पैसा देना है, गिव करना है, ठीक है, और VRR है, यहाँ पे पैसा लेना है, टेक, ठीक है, गिव एंड टेक, दैट्स इट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और चीज़ थी, स्वैप मनी क्या होता है, बस आप मेरे यहाँ पे डॉलर लेके आइए, मैं आपको इतना रुपया दे दूंगा, या फिर इसका उल्टा कि रुपया लेके आइए मैं डॉलर दे दूंगा, ये स्वैप फैसिलिटी होती है, ठीक है। और RBI ने ये भी खोला है अभी के लिए, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा था, हाँ ये रहा, 5 बिलियन का स्वैप भी कर देंगे आपको। ओके, मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है, ये सब वही चीज़ें लिखी है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को एड्रेस करने के लिए होता है। इंटरेस्ट ड्रिवन ऑक्शन प्रोसेस क्या करते हैं, ठीक है। ऑक्शन अमाउंट RBI डिसाइड करती है, मैंने बता दिया कि 1 लाख बोल दिया। ये टूल है अंदर LAF मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इवन VRR और VRRR, ये सब LAF के अंदर ही आते हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया, ये सब यहाँ पे फालतू लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे फ़ायदा क्या हो जाएगा, तो बैंक के पास जो पैसा नहीं है, तो मतलब अभी के लिए थोड़ा कम चल रहा है, तो वो उनके पास पैसा आ जाएगा। बैंक के पास पैसा क्यों नहीं है, तो भाई गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ ला रही है उधर से आने तक बैंक के पास बहुत लैग हो रहा है, मतलब देरी से आ रहा है। फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी हमें सॉरी फिर जो RBI इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखता है और उसके जो मेजर्स हैं उसकी वजह से भी पैसा नहीं है बैंक के पास। और दूसरा है कि लोगों ने अभी त्यौहार की सीज़न थी तो बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है, बैंक के पास अभी पैड़ा नहीं है पैसा उतना, मतलब कैश में विड्रॉ कर लिया है और ना ही वो अभी बैंक में जमा करवा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी बैंक के पास पैसा नहीं है। तो इन शॉर्ट इससे एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। अभी ये क्यों ज़रूरी है, मैंने इतना बढ़ चढ़ के आपको क्यों बताया, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, लिंकेजेस देख रहे हो 14, 15, अभी ये मुझे ईयर नहीं पता है स्टरलाइजेशन का, शायद 2023 है, शायद वही है। तो
ये लिंकेजेज होते हैं PYQ के, और पूछा गया है इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। फिर है MSME ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लॉन्च किया है टीम इनिशिएटिव। ओके, सबसे पहले देखो MSME ने लॉन्च किया है तो डेफिनेटली ये MSME के लिए लॉन्च किया है, राइट। ओके, और ये किसके अंदर लॉन्च किया है, तो ये हमने लॉन्च किया है अंदर रैम्प प्रोग्राम किसका है, तो अगेन MSME का। ये रैम्प जो है वो सेक्टर स्कीम है, मतलब इसकी पूरी की पूरी फंडिंग सेंटर खुद देता है, ठीक है, 100%। और ये किसके साथ मिलकर किया है, तो हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर किया है, ठीक है। इसका मेन फोकस क्या था, तो इस रैम्प के अंदर तो MSME के लिए मार्केट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हमें करवाना। ओके, तो हमारा मेन प्रोग्राम है वो है रैम्प प्रोग्राम, और इस रैम्प के अंदर हमने लॉन्च किया है टीम इनिशिएटिव, ठीक है। मेन जो रैंप था उसका मेन फोकस क्या था, तो आईसीटी में हमें काम करना था, सॉरी आईसीटी ही नहीं, आईसीटी में काम करना था, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस के अंदर काम करना था, और मार्केट में उनमें पैसा अपग्रेड करवाना था। तो अभी टीम किसको एड्रेस कर रहा है, टेक्नोलॉजी को एड्रेस कर रहा है, ठीक है। टी फॉर ट्रेड इन्वेस्ट अनेबल एंड मार्केटिंग। ओके, अभी यहाँ पे काम क्या आ रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि ट्रेड को बढ़ाने के लिए आप डिजिटल कॉमर्स का यूज कीजिए। डिजिटल कॉमर्स के लिए अपना मैकेनिज्म है ONDC ऑलरेडी हमने कवर करके रखा है, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल में देखना हो तो क्या करना, 7 जनवरी का वीडियो देख लेना, हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, क्योंकि तभी तभी ONDC ने अपने वो 3 साल कंप्लीट किए थे, इसलिए वो न्यूज में था, तो हमने बहुत डिटेल में बात की है। ONDC के बारे में हल्का सा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नीचे ही देख लीजिए ना, ONDC ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। ये एक DPIIT के इनिशिएटिव है जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है इसलिए मैं बता देता हूँ, कंपनीज एक्ट 2013 में। तो दूसरा, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। ओके, इन शॉर्ट ये काम क्या करता है, देखो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ई कॉमर्स कंपनीज क्या करती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर जोमेटो, जेप्टो, ग्रोसरी जो कौन भेजती है, ब्लिंकिट, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, बायर को और सेलर को जोड़ देते हैं ना, सेम ये भी वही करती है। यहाँ पे आपको, अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में है, ठीक है, तो आप compete कर सकते हो, मतलब जो चीज आप जोमेटो से मंगवा रहे हो वही चीज आप ONDC से भी मंगवा सकते हो। और कई बार क्या होता है, ये बहुत फास्ट होता है, जोमेटो आपका शायद 10 मिनट में आएगा, ONDC 5 मिनट में आ जाता है। और ऊपर से कूपन भले ही ना हो, पर ONDC के चार्जेस कंपेरेटिवली कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो नॉट फॉर प्रॉफिट है ना, तो ये तो प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, जोमेटो तो प्रॉफिट कमा रहा है, राइट। ओके, तो इन शॉर्ट MSME को बोला था कि ONDC का आप यूज कीजिए ताकि आपका बिजनेस और भी बढ़ जाए, ठीक है। फिर लेवरेज कीजिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रू ONDC, और स्पेशली कौन, तो MSEB, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, नॉट मीडियम, ठीक है, क्योंकि मीडियम एंटरप्राइजेस आर नॉट एलिजिबल फॉर मोस्ट द बेनिफिट। ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, अगर टीम इनिशिएटिव के ऊपर क्वेश्चन आया तो ये बनेगा। ओके, फिर इसकी जो टीम है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है, तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। और इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जो भी MSC है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, नॉट मीडियम, और वो उद्यम पोर्टल के रजिस्टर्ड है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, तो वो कर सकती है, दैट्स इट, बाकी कुछ काम का नहीं। हाँ, इसमें भी हमारा मेन टारगेट क्या है कि भाई वुमन लेड जो हमारी MSC हो उसको ज्यादा टारगेट करना है, ठीक है। फिर भाई न्यूज है डिजिटल इकोनॉमी के चलते, रिसेंटली इंडिया की रिपोर्ट आई है, मेटी की रिपोर्ट, उसने बोला है कि भाई इंडिया इज वन ऑफ द 5th कंट्री है, अरे सॉरी कंट्री क्या, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें से 1/5 जितना जो शेयर है वो कहाँ से आता है, तो भाई वो आता है अपना डिजिटल इकोनॉमी से, ठीक है। ओके, तो आप ये याद रख सकते हो कि हाँ भाई, पेन बदल लो, कि इंडिया का 1/5 जितना जो इनकम है वो डिजिटल इकोनॉमी से कंट्रीब्यूट करता है, ग्रेट। ओके, और जो हम ये मेजर करते हैं, ये मेजर्स का हमारा स्टैंडर्ड्स क्या क्या है भाई, कौन क्या हम यूटिलाइज करते हैं, तो भाई OECD की और ADB की जो अप्रोच है मेजरमेंट की उसको यूटिलाइज करते हैं। OECD स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, एंड ADB स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, की ऑब्जर्वेशंस हमने क्या क्या की है, तो भाई सबसे पहले तो हमने बियॉन्ड ITC डिजिटल इंटरमीडिएरीज प्लेटफॉर्म में काफी अच्छा हम काम कर रहे हैं। डिजिटल इंटरमीडिएरीज में आप क्या बोल सकते हो, जो हमारा काम के बीच में हमें हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में। और उसके प्लेटफॉर्म में आप भाई जोमेटो ले लीजिए, ठीक है, फिर अपना ये अमेजोन ले लीजिए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, ये सब इंटरमीडिएरीज हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके, फिर डिजिटल इकोनॉमी है जो एक्सपेक्टेड है
कि वो ग्रो करेगी ट्वाइस फास्ट एज ओवरऑल इकोनॉमी, मतलब अपनी इकोनॉमी अगर दो मतलब 100 रुपए बढ़ती है तो ये 200 रुपए बढ़ेगी। और अभी हमने प्रोजेक्ट किया है कि भाई 2024-25 में ये 13% के आसपास बढ़ने वाली है। ठीक है, ट्रेडिशनल सेक्टर कौन कौन से भाई इंडियन इकोनॉमी के अंदर? तो भाई जितनी भी डिजिटल इकोनॉमी चलती है उसमें से बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस में ही 95% जितने जो पेमेंट ट्रांजैक्शन है वो डिजिटलाइज हो चुके हैं, मतलब वो सारे का सारे डिजिटलाइज है। हालांकि फाइनेंशियल सर्विस का हम बात करें तो जो लोन है, लोन अभी तक इतनी डिजिटलाइज नहीं हुई है। यस ऑफ कोर्स लोन थोड़ा वो हेक्टिक हो जाता है तो वो अभी तक वो डिजिटलाइज नहीं हुए। बाकी 95% जितना हिस्सा हमारा बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस में डिजिटल हो चुका है। अभी आप खुद यही सोचिए, आप इंश्योरेंस लेने जाओ, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस लेते हो, आपको कुछ भी फिजिकल नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं। हाँ, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो डेफिनेटली फिजिकल होगा क्योंकि वो तो डॉक्टर चेक करेंगे, वो तो फिजिकली होने वाला है। बाकी एक भी पेपर वर्क आपका फिजिकल नहीं होगा। आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाइए, कोई भी फिजिकल वर्क आपको नहीं करना है, डिजिटल साइन भी हो जाती है। ओके, और डिजिटल इकोनॉमी के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं तो भाई 12% जितना अपना नेशनल इनकम ये पार्ट है इसका, इसीलिए ये 1/5 है। और ये पुराना डेटा है, 1 साल पुराना डेटा है, ठीक है, बट ठीक है, यह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे देख, क्योंकि अभी तो क्या है, अभी तो 1/5 बोल दिया है ना कि नेशनल इनकम में 1/5 है। 1/5 मतलब क्या है, 20% जितना है, तो हम इसको यूज करेंगे। और ये किसकी रिपोर्ट है, तो मेटी की रिपोर्ट है, यानी कि गलत भी नहीं है। फिर वर्कफोर्स कितनी है, तो भाई अराउंड 15 मिलियन जितनी है, 15 मिलियन। फिर 5 गुना ज्यादा रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी से यहाँ पे हमें प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। जीवीएम में कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 8% कोर इंडस्ट्रीज के अंदर। फिर ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करें तो हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, डिजिटलाइज इकोनॉमी। और डिजिटल पेमेंट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1644 बिलियन ट्रांजेक्शन हुआ है, ये बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है, 1644 बिलियन। और भाई हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के 55% जितने हमारे यहाँ पे है। ओके, अभी ये सब क्यों यहाँ पे विजन ने बताया गया है इतना सा, क्योंकि 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है और उसका स्टेटस क्या है, और सजेस्ट करने हैं हमें मेजर्स इंप्रूव करने के लिए। तो विजन ने ये पूरा का पूरा आंसर ही दे के रखा है। ये देखो हो गया हमारा स्टेटस, ठीक है, और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके रिकमेंडेशन, तो ये रहे उसके रिकमेंडेशन, सेम टू सेम पूरा आंसर दे दिया है। और हाँ, अगेन आपको अगर ये क्वेश्चन देखना है तो हमने डिस्कस करके रखा है ऑलरेडी 7 जनवरी वीडियो में। अगेन ये दूसरी बार आ गया, ओईसीडी भी अपना 7 जनवरी में था, ये भी 7 जनवरी में है, तो आप देखना चाहो तो देख लेना, ठीक है, टाइम स्टैंपिंग हम ऑलरेडी देते ही हैं। ओके, रिकमेंडेशन देख लेते हैं। तो भाई डिजिटल लिटरेसी और स्किलिंग आपको करनी है ताकि और आप अच्छा कर पाओ, जो कि हम ऑलरेडी कर भी रहे हैं पीएम जी दिशा जैसे इनिशिएटिव में, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। फिर मिनिमाइज करना है हमें रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज को, कि पॉलिसी और जो डेटा कैप है वो आपके थोड़े से लेवल में रहे, अनसर्टेन ना रहे, ठीक है। फिर इनहेंस करना है साइबर सिक्योरिटी को, और हमें क्वालिटी ब्रॉडबैंड को यूनिवर्सल बनाना है, मतलब कि वाईफाई फैसिलिटीज हर जगह पे देनी है, या फिर इंटरनेट फैसिलिटीज भी दे दो, दोनों चलेगा। अभी ना मेरा आपको कहना क्या है, आप हमेशा जो भी पढ़ो ना इनिशिएटिव ठीक से पढ़ो। मैं ये बताऊं कि ये चारों के चारों के लिए आपके पास क्या इनिशिएटिव याद है आपको? कोई भी हर एक पॉइंट के लिए एक इनिशिएटिव याद है? शायद नहीं होंगे, राइट, पर होना चाहिए। जैसे चलो मैं आपको इधर इधर लाइव करके देता हूँ। तो भाई रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी की बात करी तो भाई जन विश्वास हमारा बिल, ठीक है, या जन विश्वास एक्ट, ठीक है, अभी के लिए एक्ट है वो। फिर साइबर सिक्योरिटी ट्रस्ट की बात करी तो हमारा सर्टेन, ठीक से लिखिए यार, सर्टेन, या फिर I4C। फिर क्वालिटी ब्रॉडबैंड की बात करी तो यहाँ पे हमारा भारत नेट प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ पे हमारा काम ही क्या होता है कि इंटरनेट फैसिलिटीज को बढ़ाना। तो सबके लिए मुझे इनिशिएटिव याद है और आपको भी रखने हैं। ये इनिशिएटिव ही है जो आपके आंसर को अच्छा बनाएंगे। ओके, आगे आ जाते हैं, ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इन्होंने भाई मेथोडोलॉजीज बताई है कि कैसे हम कार्बन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसके कुछ मैकेनिज्म बताए हैं कि कैसे कार्बन ट्रेडिंग पॉसिबल है। सबसे पहले तो कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है उसको देख लेते हैं, ठीक है। समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो कैप लगा देती है कि कोई भी इंडस्ट्री है ना, वो 100 यूनिट ऑफ कार्बन ही रिली इमिट कर सकती है। 100 के ऊपर आपने अगर करे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, दैट्स इट। तो समझ लीजिए कि ये हमारे पे यहाँ पे मैं 3 कंपनी बना देता हूँ, ठीक है, और तीनों का हम कार्बन, हाँ, 3 कंपनी मत बनाओ, उसका इमिशन करते हैं, ठीक है। ए कंपनी तो उसका इमिशन भाई 120 हो गया, ठीक है। बी कंपनी तो उसका इमिशन सिर्फ 60 हुआ है। अभी हाँ, इसको ही रखते हैं, 2 ही काफी है। अभी इसका तो हमारी लिमिट कितनी थी, लिमिट थी हमारी 100। अभी लिमिट से इसका कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है। अभी इसको तो टैक्स देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इसने लिमिट को ब्रीच कर दिया है, 20 ज्यादा हो गया इसका। पर यहाँ पे ये बी देखें
तो इसका तो 60 है। इस ये तो लिमिट से बहुत दूर है, इसने तो ब्रीच किया, टच भी नहीं किया है। तो यहाँ पे ना ए बोल सकता है बी को कि यार मेरी तो कार्बन लिमिट हो चुकी है। ऐसा एक काम कर, जो 20 है ना, अभी तेरे पास तो ये क्रेडिट पड़ा हुआ है ना, तू अभी तक 100 को टच ही नहीं किया है, ये वाला तेरे पास क्रेडिट है, मैं तो ब्रीच कर चुका 20, तो ये तेरे 40 बाकी है, तू और 40 इमिट कर सकता है। तो एक काम कर, जो ये 40 है ना, उसको हम ट्रेड कर लेते हैं। मुझे पूरे के पूरे तो नहीं चाहिए, पर मैं 20 ले लेता हूँ कि मेरे जो 20 है वो तेरे नाम पे चला जाएगा। मतलब कि इन शॉर्ट इसके पास जो 40 यूनिट है ना, इसका ये क्रेडिट बना सकता है कि मैंने 40 यूनिट बचाए हैं, अभी मैं जिसको भी चाहूँ वो बेच दूँ। जिसने भी ज़्यादा इमिशन करके रखा है, वो मेरे से खरीद ले। तो देखो ये अगर खरीद लेता है ए, तो ए को फिर चार्ज उधर नहीं देना पड़ेगा, बैंक क्या अपना ये गवर्नमेंट को। ओके, तो इन शॉर्ट जो भी इमिशन हमने बचाया है, यहाँ पे इन्होंने 40 इमिशन बचाया था, तो ये चाहे तो उसको ट्रेड कर सकता है कि भाई कौन-कौन अपना लिमिट ब्रीच कर चुका है, वो मेरे से लेवल कर लीजिए, चल जाएगा, ठीक है? तो इससे इन शॉर्ट ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल हमारा पूरा एनवायरनमेंट के अंदर, तो ओवरऑल तो कैप कैप ही हो गई ना, कि समझ लीजिए बी ने और भी दूसरी भी कंपनी थी, उसने भी भाई 20 ब्रीच कर दिया था, ये दोनों को बेच देता है अपना 40-40, तो ओवरऑल क्या हुआ कि तीनों की तीनों हमारी जो थी वो 100 लिमिट के अंदर ही आ गई ना ओवरऑल, क्योंकि अगर इसने 40 बचाया था और इन दोनों को 20-20 बेच दिया, तो इन शॉर्ट तो टोटल इमिशन कितना हुआ, तो टोटल अपना कितना हुआ 300। तो ये इन शॉर्ट कार्बन ट्रेडिंग इसी में काम आती है कि ये इंडस्ट्रीज को बताती है कि आप यार इमिशन मत कीजिए, उससे फायदा क्या होगा कि अगर आप लिमिट के अंदर हो, तो आपके पास जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा, मतलब और एक्स्ट्रा इमिशन के जो गैप बचेगा उसको आप ट्रेड कर सकते हो। जो ये 40 बचा है उसके बदले में आपको क्रेडिट दूंगा, ठीक है? और इस क्रेडिट को फिर आप ट्रेड कर लो कि जो भी ज्यादा इमिशन कर दिया उसको बेच दो। तो ये हो जाता है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, ठीक है? मैंने आपको पूरा समझा दिया है, कार्बन ट्रेडिंग सीखे। इसमें भी ना दो चीजें होती है, एक तो होता है मैंडेटरी, एक होता है वॉल्यूंटरी। कि गौर ये अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है? कार्बन ट्रेडिंग स्कीम के अंदर कुछ कुछ कंपनीज है, कुछ कुछ सेक्टर्स है जिसको हमें बोला है कि आपको मैंडेटरी इसके अंदर आना है, और कुछ कुछ है वो वॉल्यूंटरी है। मैंडेटरी कौन से, जैसे कि फर्टिलाइजर, आयरन, स्टील, पल्प मेकिंग, पेपर मेकिंग कंपनी, पेट्रोकेमिकल्स, मतलब ये सारी इंडस्ट्रीज जो कि ज्यादा इमिशन करती है। और वॉलंटरी कौन रखा होगा कि जो ज्यादा इमिशन नहीं करती है, सिंपल। तो जो मैंडेटरी है उसके लिए तो ये ऑब्लिगेशन है, और जो वॉलंटरी है उसके लिए ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है? ये आपको पूछा जा सकता है, एक ही स्टेटमेंट दिया जाएगा कि भाई ये सारी की सारी कंपनीज के लिए ऑब्लिगेटरी है और मैंडेटरी है, उधर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ भाई ये तो होगा ही ना, गवर्नमेंट ने बोला है कि सब कंट्रीज के अंदर आती है, ध्यान रखना कि सब नहीं आती है, ठीक है? और हाँ, ये जो भी है वो कौन से एक्ट के अंदर है, तो भाई एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2020 के अंदर हमें बात किया गया है। ओके, समझ गए हम पूरा का पूरा, ठीक है? अभी हम ये कंपनीज को ना बहुत सारी मेथड्स दिए हैं कि कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब कैसे आप अपना इमिशन बढ़ा या कम, ऐसे सब देख सकते हो। तो भाई एनर्जी कंपनीज है सेक्टर के लिए हमने बोला कि आप ग्रिड कनेक्टेड एनर्जी जनरेशन कीजिए, मतलब जो आपकी ग्रिड होती है, मतलब ग्रिड मतलब तार जो जुड़े हुए होता है ना एक खंभे से दूसरे के अंदर, ये ग्रिड है। यहाँ पे आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कीजिए। फिर इंडस्ट्रीज जो है कंपनीज बड़ी बड़ी, उनको बोला कि आप फ्यूल ही स्विच कर लीजिए, कोल यूज करते हो उसके बदले सोलर यूज कीजिए। फिर वेस्ट हैंडलिंग कंपनीज को बोला आप मीथेन को रिकवर कीजिए। एग्रीकल्चर को बोला आप जो बायोफ्यूल होता है उसका यूज कीजिए और मीथेन रिकवरी कीजिए अगेन। और आप लाइव स्टॉक और मैन्यूर होता है उसका यूज कीजिए। इसके लिए तो हमारी स्कीम भी है, गोबर स्कीम, गोबर धन। फिर वही फॉरेस्ट्री के लिए हमने बोला अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन कीजिए। ट्रांसपोर्ट के लिए बोला आप शिफ्ट कर दीजिए ट्रांसपोर्ट में ही, जैसे कि आप यूज कीजिए पेट्रोल डीजल का नहीं यूज करते हुए हाइब्रिड व्हीकल, ये यहाँ पे लिखा हुआ हाइब्रिड व्हीकल का यूज कीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कीजिए, ठीक है? ओके, डन है। तो ये सब मेथोडोलॉजीज बताई कि कैसे सेक्टर कार्बन को कम कर सकती है या फिर कार्बन ट्रेडिंग में अपना पार्टिसिपेशन कर सकती है। और ये सब जो हमने बताया वो मेथोडोलॉजीज हमने कहाँ से उठाई हुई है, तो ये हमने उठाई है UNFCCC के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म मेथोडोलॉजीज से। इसका काम क्या है, ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तो बस ये डेवलपिंग कंट्रीज को ही बताता है कि कैसे अर्न करना सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स। जो मैंने बोला ना कि ये 40 का क्रेडिट अर्न किया, तो कैसे अर्न करना वो बताता है। और ये क्रेडिट जो भी यूज हुए हैं वो फिर जो दूसरी कंट्री है, कंट्री क्या जो कंपनी है उसको वो चाहे तो बेच सकते हैं जो इमिशन ज्यादा कर दिए हैं, ठीक है? और ये हमने कहाँ पे बात की गई है, इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये हमें बात की है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आ जाइए, एसर की रिपोर्ट आई है, सॉरी, एनजीओ प्रथम की रिपोर्ट आई है एसर।
ये ना हर 2 साल में निकलती है, पहले तो ये हर साल निकलती थी, बट फिर अभी के लिए ये हर 2 साल में निकलती है। एसर का काम क्या है? नाम में ही पता चल जाता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो ये क्या बारे में बताता है? एजुकेशन के बारे में बताता है। वही कोविड के टाइम पे मतलब पिछले 1-2 पिछला रिपोर्ट आया था ना 2022 में, तब तो बहुत खराब रिपोर्ट थी क्योंकि तब कोविड से इम्पैक्ट हुए थी सबकी पढ़ाई, तो तब तो बहुत खराब थी। अभी के लिए थोड़ी-सी इम्प्रूव हुई है, इसलिए बोला है इसकी रिपोर्ट में हमें देखने को मिला है रिवर्सिंग लर्निंग गैप। जो लर्निंग गैप थे मतलब जो लोगों को नहीं आता था, वो अभी थोड़ा-थोड़ा आने लगा है। ओके, यहाँ पे हम मेनली 2 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहला तो जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं, ठीक है? वहाँ पे स्कूलिंग का स्टेटस देखेंगे और दूसरा जो 5 से 16 साल 3 से 6 नहीं 5 से सॉरी 3 से 16 और 5 से 16 को देखते हैं। वही नॉर्मल देखना होता है कि भई जो बच्चे हैं उनको लिखना, बोलना और समझना आ रहा है कि नहीं। फिर वो बेसिक अरिथमेटिक की जो सम्स होते हैं उसको सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कि बेसिक बेसिक मैथ्स वो सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं, वो सब देखना होता है ईज़ी। तो देखो यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि भाई हाँ, पहले एनुअली था, अभी अल्टरनेट हो गया है, ठीक है। और फिर पहली बार फर्स्ट टाइम रिपोर्ट के अंदर हमने बात की है डिजिटल लिटरेसी के बारे में। और यहाँ पे जो डिजिटल लिटरेसी है उसका मतलब क्या है कि भाई डिजिटल स्टूडेंट्स को चिल्ड्रन को कितना आता है मोबाइल कंप्यूटर यूज करना। और इसमें हमारा 14 से 16 साल के बच्चों को हमने देखा है, उसके टारगेट किया और बोला कि भाई ऑलमोस्ट 90% को सब कुछ आता है, स्मार्टफोन के बारे में सब पता है मतलब, ठीक है। फिर जेंडर गैप की बात करें तो वो भी देखने को मिला। तो भाई 36% बॉयज के पास स्मार्टफोन है कंपेयर टू 26% गर्ल के पास। 14 से 16 साल के लोगों की बात हो रही है, ठीक है, बच्चों की बात हो रही है। और स्मार्टफोन में भी भाई क्या देखने को मिला हमें कि लोग सीखने के लिए नहीं ले रहे हैं, यूज क्या कर रहे हैं तो सोशल मीडिया कर रहे हैं। तो 76% जितने जो स्टूडेंट्स हैं या फिर चिल्ड्रंस हैं वो सोशल मीडिया के लिए फोन का यूज कर रहे हैं, जबकि 57% है जो एक्चुअली एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं। और मैं तो बोलता हूँ ये भी फ्लो वाला चीज होगा। एक्चुअली क्या कौन बोलेगा कि हाँ भैया 57 भी ऐसे हैं। मैं तो बोलता हूँ सिर्फ 20% होंगे जो एक्चुअली पढ़ने के लिए कर रहे होंगे। बाकी इवन ईमानदार भी होता है कोई कि पढ़ने के लिए कर रहा है, उसको भी मजबूरन यूट्यूब पे तो आना ही पड़ता है और यूट्यूब पे आएगा तो बंदा डिस्ट्रैक्ट होगा ही होगा। ठीक है, चलिए इन शॉर्ट ना ये डेटा हमें याद रखना है, पूरा का पूरा डेटा याद रखना है, ये डिजिटल लिटरेसी वाला, क्योंकि डिजिटल के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, एजुकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, चिल्ड्रन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत वाइड एरिया है जहाँ से हम इसको लिंक कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है। अभी देखो याद कैसे रख सकते हो, ये 90% तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। ये लड़का लड़की की जो बात है बॉयज और गर्ल्स की, उसको ऐसे याद रख लो कि भाई 35 और 25 उतना आपको याद रह जाएगा। और आपको ये तो लिखना ही होता है कि भाई अराउंड, तो फिर ठीक ही पड़ेगा आपका। और एजुकेशन में ये याद रखो कि भाई सोशल मीडिया के लिए ज्यादा यूज करते हैं 76%। हमें ये पढ़ाई के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा पूछा नहीं जाएगा। और वे फिर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की तो बोला कि हाँ भाई इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, फंक्शनल हमें पे गर्ल्स टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज ये सब देखने को मिलती है, ठीक है चलिए। और हाँ, ये हमने देखा नहीं, ये भी क्यों ज़रूरी है भाई? तो इससे ऊपर से देखो एजुकेशन के ऊपर हमेशा एक आध क्वेश्चन आता है। 2024 में आया था जो बिल आया था ना अपना कि एग्ज़ाम में कोई चीटिंग करता है तो क्या-क्या हो सकता है, उसके ऊपर में आया था। बट हो सकता है अभी के लिए वो एजुकेशन के स्टेटस के बारे में पूछ ले या फिर ऐसा कुछ पूछ ले, क्योंकि ऑलमोस्ट 1-2 से 1 साल 2-3 साल के गैप में एजुकेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और ये मैंने जो आपको पीछे बताई मेथोडोलॉजीज़ कार्बन क्रेडिट की, वो भी देखो पूछा गया है 2014 में। यूएनएफ ट्रिपल सी का कार्बन क्रेडिट अगर यूपीएससी ने पूछा है तो अभी ये अगर प्रीलिम्स में भी आता है ना तो हमें आना चाहिए, उसका ए टू जेड हमें पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि भाई सीडीएम के अंदर है और जो बेचने की खरीदने की बात है वो कहाँ पे बोली गई, तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। चलिए अभी यहाँ पे आ जाइए। इसरो ने भाई अपनी 100 लॉन्च को अभी अभी किया है, इसलिए न्यूज में था। जो 100 लॉन्च था वो किसके थ्रू किया गया, कौन सी सैटेलाइट की है, तो एनवीएस 02। एनवीएस 02 किसके अंदर की है, तो नाविक के अंदर की। नाविक मतलब क्या है, तो इंडिया का खुद का जीपीएस जो हम यूज करते हैं ना गूगल मैप्स, तो इंडिया का खुद का जो है उसका नाम नाविक है। इसके अंदर हमें टोटल 7 सैटेलाइट लॉन्च करनी है और उसकी ये हमारी 02 वाली सैटेलाइट थी, ठीक है। ओके, अब ये जो हमने लॉन्च किया वो कहाँ पे लॉन्च किया, तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर किया है। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है, जियो सिंक्रोनस का ही पार्ट है ये। हमने ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, ठीक है। कौन से व्हीकल का यूज किया, तो GSLV F-15 का यूज किया। ये 3 स्टेज व्हीकल है, हमने बहुत बार इन सब की बात कर ली है, नहीं कर रहा हूँ फिर से, मतलब मुझे खुद याद नहीं है कितनी बार की होगी। GSLV, PSLV, SSLV सब बहुत बार देखा है। और इसका जो तीसरा स्टेज है यहाँ पे अभी हमने
CSU-15 क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया था, ठीक है। NVS-2 जो है वो सेकंड सैटेलाइट है NVS सीरीज की, जो कि हम नाविक के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाविक क्या है, तो ये हमारा रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो मैंने बता दिया आप जीपीएस के जैसा। इसके अंदर हम 7 सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, ये भी बता दिया। 3 जो है वो हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर होगी, और जो 4 है वो हमारी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर होगी। ओके, अभी ना ऑर्बिट के बारे में अगर देखना है ना, तो आप क्या कीजिए पता है, डेट कौन सी थी, 23 अक्टूबर का वीडियो देख लीजिए भाई। 23 अक्टूबर वाले वीडियो में हमने A to Z बताया बाकी हुआ है, A to Z। मतलब जितनी भी ऑर्बिट के टाइप होते हैं, वह हाइट के अकॉर्डिंग हो, उसकी ट्रेजेक्टरी के अंदर मुताबिक हो, मतलब जितने भी हैं सारे मैंने बताए हुए हैं, तो भाई प्लीज देख लीजिएगा उसका, तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, 1 सेकंड में बता देता हूँ, ठीक है। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस है, ठीक है। तो देखिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी गोल अर्थ हो गई, ठीक है। और ये इक्वेटर वाला रीजन है। अभी हम कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, हमारी अर्थ है वो ऐसे ट्रैवल करती है, ठीक है। और उसको पूरा रोटेशन करने में क्या लगता है, तो 24 आवर का टाइम लगता है, ओके। अभी हमने कोई सैटेलाइट लॉन्च करी, ठीक है, और वो ही वो जो उसकी स्पीड है वो सेम टू सेम अर्थ की स्पीड की जितनी हो, सेम एज अर्थ, ठीक है। और जहाँ पे वो लॉन्च कर रहे हैं, जब समझ लीजिए कि मैंने ये लॉन्च किया और यहाँ पे इक्वेटर पे यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी सैटेलाइट है और वो सेम टू सेम अर्थ की स्पीड से ही ट्रैवल कर रही है, वो कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं हो रही है, क्योंकि सेम स्पीड है। वो भी 24 आवर लेगी वो सैटेलाइट, अब पूरा अर्थ का एक रोटेशन लगाने के लिए। तो हमें ऐसा दिखेगा कि जैसे ये सैटेलाइट मूव ही नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एक बस में, आप भी यहाँ पे सेम स्पीड पे उसी रास्ते पे उसी बाजू में एक बस में जा रहे हो, सेम स्पीड है हम दोनों की, तो हम दोनों एक ही लेवल पे रहेंगे ना। मतलब कोई आगे भी नहीं, कोई पीछे भी नहीं, तो हमें ऐसा लग सकता है कि जैसे दोनों मूव ही नहीं कर रहे हैं, राइट। मतलब कि हमें वो ऑब्जेक्ट ऐसा दिख सकता है कि जैसे वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब ही क्या है, रुका हुआ। तो ऐसा हमें लग सकता है, ठीक है, कि ये स्टेशनरी है, रुका हुआ, क्योंकि दोनों की स्पीड एक है और दोनों एक दूसरे के आजू बाजू चल रही है, क्योंकि ये एकदम एक जगह पे रख दिया तो उधर ही पड़ा हुआ है। तो ये स्टेशनरी दिखेगी हमें सैटेलाइट, ठीक है। और जियो का मतलब क्या है, जियो मतलब अर्थ। तो भाई अर्थ की स्टेशनरी सैटेलाइट जो दिख रही है, तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अभी दूसरी सैटेलाइट कौन सी है, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस, ठीक है। तो ये सेम टू सेम ही है कि हमने ऊपर भेजा है, वो भी सेम स्पीड है, पर यहाँ पे ना हल्का सा ये ट्रैवल कर रही है। हल्का सा ट्रैवल कैसे करेगी पता है, ये जब मूव करेगी ना, तो ये अर्थ मतलब सैटेलाइट हमने छोड़ दिया ऑर्बिट में, तो ये ऐसे मूव करेगी। ये अर्थ के पहले ऊपर गई, फिर ये ऐसे नीचे गई, तो ऐसे डायनेमिक मूव कर रही होगी। ये ऊपर गई, ये नीचे गई, ये ऊपर गई, ये नीचे गई। इसको आप 3D में इमेजिन करना, ठीक है। ऐसे जो ऊपर नीचे मूव कर रही है अर्थ के, तो वो हो जाएगी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। आप समझ गए ना, मैंने आपको ये मूव करके ही दिखाया। जैसे यहाँ पे मैंने छोड़ दी है सैटेलाइट, यहाँ पे पहुंची है, फिर ये यहाँ पे ऊपर जा रही है, फिर ये नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है, फिर ये नीचे आ रही है, ये अभी पीछे चली गई, ये ऊपर गई, ये नीचे गई, ये ऊपर गई, नीचे गई, ऐसे ऐसे। तो जो ऐसे मूव कर रही है वो है हमारी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ओके डन है। चलिए यहाँ पे आ जाइए अभी बरी के। तो हमारी 7 सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं, एक है जियो स्टेशनरी में, एक है जियो सिंक्रोनस में, ठीक है। 3 अपना स्टेशनरी में डालेंगे, 4 सिंक्रोनस में डालेंगे। और हाँ मैं अगेन बोलता हूँ 23 अक्टूबर का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये 2 ही टाइप है और बहुत सी टाइप होती है सैटेलाइट की, आपको जरूरत आएगी, काम आएगा। चलिए फिर नाविक सर्विसेज, तो भाई स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस है इसके अंदर, और एक रेस्ट्रिक्टेड सर्विस है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब कि कुछ ही लोगों को दिए जाए, कि कोई स्ट्रेटेजिक यूज हमें करना है तो रेस्ट्रिक्टेड सर्विस है कि सबको ये नहीं दे सकते हैं। और स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस तो सबको दे दो, पब्लिक के लिए है ये। ओके, तो एक ये क्वेश्चन आपका आ सकता है नाविक के ऊपर पूछा जाए, तो भाई ये क्या दिया जाएगा। क्यों पूछ रहा हूँ कि भाई आ जाए, तो क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ये देख लीजिए, ये पूछा हुआ ऑलरेडी, तो हो सकता है अभी रिपीट आए और कुछ चेंज करके आए, तो हमें ये पता होना चाहिए। चलिए, तो इसमें 2 चीजें हैं, एक सब यूज कर सकते हैं, एक सब यूज नहीं कर सकते हैं, इतना आपका याद रखना काफी है। कौन से एरिया को कवर करता है, तो भी इंडिया के आजू बाजू की 1500 किलोमीटर जितनी बॉर्डर को कवर करता है। एक्यूरेसी इसकी कितनी है, तो 20 मीटर जितनी उसकी एक्यूरेसी है, और 40 नैनो सेकंड का ये लैग है, ठीक है। सैटेलाइट कौन कौन सी है अदर भाई, तो भाई ग्लोनास है रशिया की, जीपीएस यूएसए का है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का, और बीडो है वो चाइना का है। ये भी क्यों बताया हुआ है, क्योंकि ये यूपीएससी ने पूछ लिया था कि कौन सी कंट्रीज के पास अपनी खुद की सैटेलाइट है, ये 2023 में पूछा था शायद। चलिए फिर इसरो के बारे में देख ले, तो भाई 15 अगस्त 1969 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ था।
इन्विजन था ये विक्रम साराभाई का, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और पहली इसके द्वारा रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था बाय द व्हीकल SLV-3 इन 1979 बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके, ये सब नॉर्मल बातें हैं। चलिए अभी हम देखते हैं शॉर्ट न्यूज को। सबसे पहला है रिवर्स फ्लिप। देखो वीडियो काफी बड़ा हो गया यार, बट हमारा वो शुरुआत में आंसर डिस्कशन में काफी टाइम चला गया और आज थोड़ा बहुत था भी बताने वाला। और हाँ देखिए, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और हर साल एक आध क्वेश्चन स्पेस के ऊपर से आ जाता है। तो याद रखना, अगली बार ऐसा भी आ सकता है कि भाई नाविक के बारे में मुझे बता दीजिए, ऐसा सब। फिर है भाई रिवर्स फ्लिप। तो देखो हमें यूजुअली देखने को मिलता है ना कि इंडिया के जो टैलेंटेड यूथ होते हैं वो विदेश में चले जाते हैं काम धंधा करने के लिए। तो इधर में उल्टा देखने को मिल रहा है। तो विदेश की कोई कंपनी वंपनी है या फिर लोग हैं, विदेशी कंपनी ही रखिए, ठीक है, लोग नहीं, विदेश की कोई कंपनी है, वो इंडिया में आ जा रही है और अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स फ्लिप। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में जेप्टो जो है, आपने नाम सुना होगा, जेप्टो स्टार्टअप है, वो सिंगापुर का है, वो अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रहा है इंडिया में, मतलब अपनी पूरी कंपनी वो इंडिया में लेके आ रहे हैं। और इंडिया में ही अभी वो IPO भी लॉन्च करेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है, तो पहली बार अपने शेयर मार्केट में लेके आना, इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम, पब्लिक मतलब पब्लिक में शेयर लाना। ठीक है, ऑफर क्या कर रहे हैं, ये तो शेयर ऑफर कर रहे हैं, तो इट इज IPO। तो भाई रिवर्स फ्लिप क्या है, तो वही मैंने बता दिया, ओवरसी कंपनी है, स्टार्टअप है, वो इंडिया में अपना लेके आते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाते हैं, दैट इज रिवर्स फ्लिपिंग। और क्या ये याद रखना जरूरी है, ये जरूरी है। यूपीएससी हर बार इकोनॉमी से ऐसा कोई एक टर्म पूछ लेता है और हर बार लोगों के लिए वो नया लगता है कि अरे यार ये क्या पूछ लिया, तो वो जरूरी है याद रखना। ठीक है, चलिए फिर है नाम दफा टाइगर रिजर्व। तो देखो जैसे ही टाइगर रिजर्व आ गया हमारे, वही वही सेम फोटो देखेंगे जो हम हर बार देखते हैं। तो नाम दफा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है भाई, तो आंध्र प्रदेश, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश के एरिया में है। यहाँ पे टोटल 3 टाइगर रिजर्व हमें बताया गया है। एक है नाम दफा टाइगर रिजर्व जो कि न्यूज में है, दूसरा है पक्के टाइगर रिजर्व और एक है कामलांग टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसको आप याद कैसे रख सकते हो, तो NPK फर्टिलाइजर आपने सुना है ना, NPK, तो वैसे से याद रहेगा, NPK फॉर नाम दफा, पक्के एंड कामलांग। ओके, अभी टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई इंडिया में वर्ल्ड के 80% टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व के एरियाज में कई बार क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट होता है। वो क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट किस एक्ट के अंदर बनता है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनता है। फिर टाइगर रिजर्व कैसे नोटिफाइड होता है, तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है NTCA को, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। फिर वो एग्जामिन करता है कि इस एरिया को टाइगर रिजर्व बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। फिर एग्जामिनेशन पोस्ट करता है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री फिर रेकमेंड करती है स्टेट गवर्नमेंट को कि हाँ भाई आप टाइगर रिजर्व बना दीजिए। तो शुरू स्टेट से, खत्म स्टेट से, और फिर अंत में टाइगर रिजर्व बन जाता है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हमारा कौन सा है, तो नागा अर्जुन सागर शेषल्लम। और सबसे छोटा हमारा कौन सा है, तो महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और हाँ सबसे रिसेंट कौन सा है, तो देखो अभी के लिए बना नहीं है, बट रिसेंट है राता पानी और माधव बनने वाला है। ठीक है, माधव अभी आप एग्जाम दोगे ना तब तक बन चुका होगा माधव, 58 वाला। चलिए अभी आगे देखते हैं, अभी जो न्यूज में था वो देख लेते हैं। कहाँ पे गया टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, नाम दफा टाइगर रिजर्व, ये रहा नाम दफा। न्यूज में क्यों था, तो भाई बहुत टाइम के बाद यहाँ पे हमें एक टाइगर देखने मिले, इसलिए न्यूज में था। टाइगर क्या, एलिफेंट देखने को मिले, इसलिए न्यूज में था। ओके, नाम दफा, तो यहाँ पे नाम दफा रिवर बहती है। ठीक है, ये ओनली टाइगर रिजर्व है जहाँ पे हमें ऑल बिग फोर कैट मिलती है, ये याद रखना है। उधर ओनली आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और बिग फोर कैट मतलब कि एक टाइगर है, लियोपार्ड है, क्लाउडेड लियोपार्ड है और स्नो लेपर्ड है। ये जो स्नो लेपर्ड होता है ना, ये बहुत कम जगह मिलता है और इसको ना हम बोलते हैं घोस्ट ऑफ माउंटेन, घोस्ट ऑफ माउंटेन, क्योंकि फिर दिखता ही नहीं है, कहाँ पे चला जाता है पता नहीं। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। फिर है लो सोडियम सोल्ट सब्सटीट्यूट, दैट कुछ भी नहीं है। इन शॉर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड फूड सेफ्टी ने ऑफ WHO की जो है, उन्होंने गाइडलाइंस दी है इसके रिलेटेड। इन शॉर्ट बोला यही है कि जो हम सॉल्ट यूज करते हैं ना, ये अलग टाइप का सॉल्ट है जिसके अंदर सोडियम का कंटेंट कम रहता है, दैट्स इट। तो ये इसमें कम रहेगा तो क्या फायदा होगा, हमारा हेल्थ बेनिफिट होगा। ठीक है, और अभी देखो सोडियम आप ज्यादा यूज करते हो ना तो आपकी किडनी खराब हो जाती है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी एक टाइम पे खराब हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये सब बहुत सारी चीज है। इवन जो हम मैगी खाते हैं ना, ठीक है, मैगी के अंदर इतना सोडियम होता है कि आपकी जो डेली लिमिट होती है उसका आधा उसी से मिल जाता है। अभी देखो मुझे डेली लिमिट याद नहीं है, बट फॉर एन एग्जाम्पल 10 है हमारी लिमिट। ठीक है, कि 10 ग्राम हम सोडियम ले सकते हैं। देखो 10 ग्राम बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, बाकी कम है। 10 ग्राम ले सकते हैं, तो आप एक पैकेट अगर मैगी खाओगे ना तो उसके अंदर आपको 5 ग्राम मिल जाता है। उसका मतलब कि अगर आपने 2 पैकेट खा लिए तो आपकी लिमिट ब्रीच,
और ऑलरेडी आप कुछ तो खाने वाले हो ना पूरे दिन में, उन सब में भी सोडियम होगा, तो उसका मतलब आप 10 से ज़्यादा ले रहे हो। तो 10 से ज़्यादा ले रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि आपकी हेल्थ वल्नरेबल है। आपकी हेल्थ में किडनी खराब होगी ही होगी। और आप सोचिए ये काम आप महीने में 5-10 बार कर लेते हो, कितना ही बुरा है। जो आप बाहर भी चाइनीज़ वाइनीज़ खाते हो उसमें भी सेम चीज़ें होती है। तो सोडियम से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, तो करना करना ही बेटर है जभी। चलिए भाई आगे देखते हैं। फिर है डीप सीक एआई। तो भाई जैसे हमारा चैट जीपीटी है, ठीक है, उसी टाइप का हम चाइना ने लॉन्च कर दिया है डीप सीक एआई, ठीक है। अभी ना डीप फेक से इसको कंपेयर मत करने लगना। डीप फेक है वो तो चीटिंग वाला है। ये डीप डीप सीक क्या है, तो भाई चैट जीपीटी है, सेम टू सेम है, बट ये चाइना का है, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे डीप सीक के साथ साथ हमें दूसरी चीज देखने को मिल रही है, जीवॉन पैराडॉक्स या फिर जेवॉन पैराडॉक्स। ये जेवॉन पैराडॉक्स क्या होता है, तो कोई भी चीज होती है वो ज्यादा अगर सस्ती हो जाती है, चीप हो जाती है, या फिर मोर एफिशिएंट हो जाती है, इरेज कीजिए जेवॉन पैराडॉक्स। तो भी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही कोई भी चीज होती है वो ज्यादा चीप हो जाती है और एफिशिएंट हो जाती है, और उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। इट्स कॉल्ड जेवॉन पैराडॉक्स। अगर ये पूछा जाता है तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, फिर है हमारा बाई पैटर्नल माउस। तो भाई पहली बार साइंटिस्ट ने दो मेल माउस का यूज करते हुए एक माउस को बॉर्न किया है, बर्थ दी है, दैट्स इट। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ है भाई, तो ये पॉसिबल हुआ है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के थ्रू। ओके, अभी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं, तो ये एक प्लूरीपोटेंट सेल होते हैं, ठीक है। और इसमें ऑल टाइप ऑफ सेल टाइप्स, एम्ब्रियो एम्ब्रियो का यूज करते हैं, हटाइए हटाइए, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा ऐसे, यकीन मानिए। ये एम्ब्रियो मतलब आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा, पढ़ा हो तो डेफिनेटली आएगा, बट अगर नहीं पढ़ा है ना तो आप क्या कीजिए, अपना 12th दिसंबर का वीडियो देख लीजिए। जितने भी टाइप के सेल होते हैं, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट, सबके बारे में हमने बात की। और फिर मैंने जीन थेरेपी भी आपको बता दी है कि जर्म लाइन कौन सी होती है और सोमैटिक सेल कौन सी होती है। यहाँ पे हमने जो बात किया है वो हमने सोमैटिक सेल का बात किया है और प्लूरीपोटेंट सेल का बात किया है, ठीक है। तो इनका यूज करते हुए बनाई है। ओके, तो भाई आप प्लीज 12 दिसंबर की वीडियो देख लीजिए। अगर आपको जानना है तो यकीन मानिए आपको एक भी ऐसी चीज नहीं होगी फिर आगे से इन विषय के बारे में नहीं आती हो। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। इन शॉर्ट न्यूज में भी क्या काम का है, तो इन फ्यूचर पूछा जाता है यूपीएससी में कि क्या ये पॉसिबल है दो मेल से किसी की बर्थ करवाना, तो हाँ पॉसिबल है। फिर है सिलिकॉन कार्बाइड। तो भाई रिसेंटली रिसर्चर्स ने मून की सॉइल से सिलिकॉन कार्बाइड को एक्सट्रैक्ट किया था, इसलिए न्यूज में था। सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है, तो इसको हम कार्बो रेंडम भी बोलते हैं। ये भाई एक मिक्सचर होता है सिलिकॉन और कार्बन का, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देख ले तो भाई हाई होता है, हार्ड होता है, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी हाई होती है, और ये रेजिस्ट करता है ना वियर ऑक्सीडेशन से, फिर केमिकल रिएक्शन से, मतलब इसको इन शॉर्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यूज कहाँ पे होगा, तो इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, स्ट्रक्चरल, बैलिस्टिक मिसाइल फील्ड, आर्म इंडस्ट्री, सब जगह यूज हो सकता है। अब ये सिलिकॉन कार्बाइड का ना मैंने यूज देखा है कार्स के अंदर, मतलब जो महंगी महंगी बहुत कार आती है ना, वहां पे कार्बन फाइबर और सिलिकॉन कार्बाइड का यूज ये लोग करते हैं, क्योंकि मुझे शौक था तो मैं डिस्कवरी देखता था, उसमें ये बहुत यूज होता था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आ जाइए, F11 बैक्टीरिया। तो भाई ये F11 बैक्टीरिया ने रिसेंटली ये PFA जो पॉलीफ्लूरो अल्कलाइन सब्सटेंसेस होते हैं, उसके 3 टाइप के जो होते हैं PFA, उसको डिग्रेड किया था, इसलिए न्यूज में था। ओके, ये जो है ना, ये यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछ लिया है, 2024 में ही पूछा था, ठीक है। और इससे पहले जो फ्लूराइड होता है उससे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हमने ये कल परसों ही बात की, कल परसों नहीं, शायद 2 दिन पहले बात की थी, इसके पीवाईक्यू का डिस्कस किया था। तो F11 बैक्टीरिया, तो ये एरोबिक बैक्टीरिया होता है। 2 टाइप के, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं। किसकी फैमिली से बिलोंग करता है, तो भाई ज़ेंथोबैक्टीरिया इस फैमिली से बिलोंग करता है ये। इट में एड इन बायो ऑगमेंटेशन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अगेन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से भी क्वेश्चन आ चुका है 2024 में ही, जब उन्होंने पूछा था बायो मेम्ब्रेन रिएक्टर क्या होता है, और उधर सिर्फ वेस्ट वाटर हमें आंसर लगाना था कि भाई वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए लगाता है, ठीक है। फिर बायो ऑगमेंटेशन क्या होता है भाई, इट इज एन एडिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बायोडिग्रेड मॉलिक्यूल्स पॉल्यूटेंट इन शॉर्ट। जो यहाँ पे ये पीएफए है जो है वो क्या है, तो भाई पॉल्यूटेंट है, एनवायरमेंट को ये नुकसान करता है, इसको डिग्रेड कौन कर रहा है, तो F11 कर रहा है। तो वैसे ही कोई भी बैक्टीरिया जो कि पॉल्यूटेंट को, एनवायरमेंट पॉल्यूटेड जो भी मटेरियल है उसको डिग्रेड कर पाते हैं, तो वो हमारे हैं बायोडिग्रेड, सॉरी वो है हमारे बायो ऑगमेंटेशन में हेल्प करने वाले बैक्टीरियाज। ओके, पीएफए की बात करें तो ये फॉरएवर केमिकल है, ये हमें ग्रीस में, ऑयल में,
हीट में बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है। इवन जो हमारे नॉन स्टिक के कुकवेयर्स होते हैं वहां पे भी ये होता है। ओके, अभी कौन सी न्यूज बाकी है, ये वाला नागोबा जतारा। तो ये एक होली पिलग्रिमेज है, ठीक है, जो इवेंट फॉल करता है मेसराम क्लैन ऑफ आदिवासी गोंड के अंदर, ठीक है। गोंड एक ट्राइब है, उस ट्राइब गोंड के अंदर एक छोटी सी क्लैन आती है मेसराम, उसकी ये फेस्टिवल है, ठीक है। तो भाई गोंड बड़ी ट्राइब है, उसके अंदर बहुत सारी क्लैन आती है, उसमें से एक क्लैन है वो है मेसराम है, और उस मेसराम का ये जो फेस्टिवल है वो हम बात कर रहे हैं। ओके चलिए, तो भाई कहाँ पे ये हमें ट्राइबल पीपल मिलते हैं, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में मिलते हैं मेरांकित। ओके, ये गसूरी डांस परफॉर्म करते हैं, इसके डांसर का ओके ठीक है, मसूदी डांस, गुसादी डांस या फिर गूसदी डांस, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। गोंड ट्राइब 4 मिलियन पीपल होते हैं, सबसे ज्यादा कोई पॉपुलेशन है ना तो गोंड ट्राइब की पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा। यूजुअली सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के अंदर। ओके, गोंड जो वर्ड है ना, ये आया है द्रविडन एक्सप्रेशन कोंड से। कोंड का मतलब क्या होता है, तो ग्रीन माउंटेन, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, तो ये इंडिया के पहले फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे। इनका बर्थडे आता है 15 जनवरी को, इसीलिए इनके बर्थडे के ऊपर से हमने आर्मी डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया 15 जनवरी को। ये इंडिया के फर्स्ट इंडियन कमांडर थे जो कि इंडियन आर्मी को लीड किए थे, बटालियन को लीड किए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन्होंने मिडिल ईस्ट और बर्मा में सर्व किया था। फिर रिटायरमेंट के बाद ये हाई कमीशन में जॉब किए थे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के एरियाज में। और जो गवर्नमेंट रैंक कंफर्म करती है फील्ड मार्शल करियप्पा ऑन 1986। हटाइए, ये सब हमारे काम का नहीं है। इन शॉर्ट यहाँ पे एक ही चीज हमारे काम की है, आर्मी डे 15 जनवरी किन के नाम से, तो एम करियप्पा के नाम से। बहुत ही कम चांसेस है कि इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो भाई दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आएंगी हुई, और ये आपके आज के क्वेश्चन है, सारे के सारे PYQ हैं, तो अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी कर रखा है, बट फिर से मैं दे रहा हूँ, अगर तुमने नहीं किया है तो कर लेना, हम कल डिस्कस भी कर लेंगे। ओके, और ये हाँ वीडियो आप देख लेना, ये 12 दिसंबर वाला देख लेना, नहीं देखा है, और 23 दिसंबर वाला देखना फॉर ऑर्बिट, और आप 7 जनवरी वाला देख सकते हो अपना ONDC के लिए, और जो हमारा डिजिटल इकोनॉमी वाला आंसर है उसको देखने के लिए, ठीक है। चलिए, इतना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।